The energy which travels in the form of waves is called electromagnetic radiations. जब एक ऊर्जा तरंग के रूप में संचरित करती है उसको विद्युत चुंबकीय तरंग के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं? व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 में। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी बच्चे आ जाओ क्लास में। बीएससी बीएड थर्ड ईयर एंड बीएससी थर्ड ईयर मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टूडेंट, आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा उसके बारे में बात करते हैं। टॉपिक से पहले एक डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे आ रही है। द एनर्जी विच ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब कोई एनर्जी ट्रेवल्स करे वेव की फॉर्म में उसको ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कहते हैं। इसकी डिफरेंट डेफिनेशन अपने प्रीवियस लेक्चर में भी देख चुके हैं, है ना। जब कोई ऊर्जा तरंग के रूप में क्या करती है? संचरित होती है, गति करती है, उसको विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। हमने ये बात समझाई थी। जब कोई चार्ज पार्टिकल, जब कोई इलेक्ट्रॉन जब कोई चार्ज पार्टिकल प्रोपेगेशन करता है इस डायरेक्शन के अंदर मूव ऑन करता है, चलता है, तो इस इलेक्ट्रॉन की मोशन के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है और ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और इस पूरी मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे कहा जाता है। जब कोई आवेशित कण गति करता है इस दिशा में, है ना, तो उससे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न के कारण एक तरंग का निर्माण होता है और तीनों क्षेत्र आपस में लंबवत यानी परपेंडिकुलर होते हैं और एक वेव की फॉर्मेशन करते हैं। इट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट की इक्वल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये हम बात कर चुके हैं। आज हम क्या बात करने जा रहे हैं? आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के डिफरेंट रीजंस के बारे में बात करेंगे कि रेडिएशंस के क्या टाइप होते हैं। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आप देख लीजिए, सबसे पहले वेवलेंथ की डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ इज कॉल्ड द वेवलेंथ। व्हाट इज वेवलेंथ? तरंग दैर्ध्य क्या होती है? किसी भी दो श्रृंगों और गर्तों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य के नाम से जाना जाता है, यानी वेवलेंथ के नाम से डिनोटेड करते हैं, डिनोटेड बाय लैम्डा। इसे लैम्डा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आगे आती है फ्रीक्वेंसी की बात। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इज द नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स ऑफ वेव पर सेकंड। मतलब कितने साइकिल्स जो हैं, कंप्लीट साइकिल्स ऑफ वेव पर सेकंड, मतलब ये पर साइकिल है पूरा ये कंप्लीट साइकिल है। एक सेकंड के अंदर ऐसे कितने साइकिल पास थ्रू हो रहे हैं, कितने कंप्लीट हो रहे हैं, उसको बोलते हैं अपने क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। समझे? इट इज डिनोटेड बाय न्यू एंड न्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या? c अपॉन लैम्डा। c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज एंड लैम्डा इज द वेव, है ना। ये हम बात कर चुके हैं। अगर हिंदी बात करें तो आवर्ती क्या होती है? आवर्ती का मतलब क्या होता है? एक सेकंड में चक्रों को पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या ही आवर्ती कहलाती है और इसे हर्ट्ज के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आगे बात करते हैं वेव नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव पर सेंटीमीटर इन वैक्यूम। द वेवलेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन डिफरेंट यूनिट्स, डिफरेंट स्पेक्ट्रल रीजंस। अगर अपने वेव नंबर की बात करें तो 1 सेंटीमीटर के अंदर कितनी वेवलेंथ पास आउट हो सकती है, पास थ्रू हो सकती है, यानी 1 सेंटीमीटर के अंदर गुजरने वाली तरंग दैर्ध्य, इतनी तरंग दैर्ध्य वाली गुजरने वाली तरंगों की संख्या ही तरंग संख्या कहलाती है। ओके, 1 सेंटीमीटर एरिया में 1 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर में कितनी तरंग दैर्ध्य वाली तरंगे गुजर रही हैं, पास आउट हो रही हैं, संचरण कर रही हैं, उसको बोलते तरंग संख्या। और इसको प्रदर्शित करने का
इसका जो इकाई होती है, इसकी यूनिट होती है, वो कैसी होती है? इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर इनवर्स। क्या होती है? सेंटीमीटर। 1 माइक्रोन मतलब क्या होता है? 1 माइक्रोन 10 टू द पावर -4 सेंटीमीटर। 1 मिली माइक्रोन का मतलब 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर। 1 नैनोमीटर मतलब होता है 1 10 टू द पावर -7 सेंटीमीटर। 1 एंगस्ट्रॉम मतलब होता है 10 टू द पावर -8 सेंटीमीटर। इट इज अ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वेव नंबर। ये हम बात पहले कर चुके हैं, ये फॉर्मूला भी हम पहले पढ़ चुके हैं। E इज इक्वल टू एच न्यू और H इज इक्वल टू न्यू की वैल्यू की C अपॉन लैम्डा। ये हम एनर्जी को भी कैलकुलेट कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। अब हमारा लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है द वेरियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में। डिफरेंट रीजंस की बात कर रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के डिफरेंट रीजंस के बारे में बात कर रहे हैं। रीजंस का मतलब क्या होता है? अलग अलग परासों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि अलग अलग रीजंस क्या से इसके क्षेत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। किसके? विकिरणीय क्षेत्र के, विद्युत चुंबकीय विकिरणों के क्षेत्र के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के डिफरेंट प्रास के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कितनी होती है। अगर हम बात करें, शुरुआत करते हैं, सबसे पहले आती है बात रेडियो वेव्स की। इसको बोलते हैं रेडियो तरंगे। अब रेडियो तरंगे क्या होती है? पहले इससे पढ़ने, इसको अपने एक बारी इलेबोरेट करते हैं। द वेरियस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ एंड कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। एक ऑर्डर हमने फिक्स किया है जिसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर हम क्या चल रहे हैं? सबसे पहले क्या लेके हाई वेवलेंथ। ये देखो हायर वेवलेंथ को लेकर चल रहे हैं। ये 2 किलोमीटर से 30 सेंटीमीटर तक की लैम्डा को लेके चल रहे हैं। लैम्डा इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर का मतलब क्या होता है? तरंग लंबाई हम 2 किलोमीटर से लेकर के 30 किलोमीटर तक की तरंगों की बात कर रहे हैं। ऐसी तरंगों की बात कर रहे हैं जिनकी लंबाई 2 किलोमीटर से लेकर के 30 सेंटीमीटर तक होती है। और ऐसी तरंगों का लैम्डा जो होता है, तरंग लंबाई जो होती है, अत्यधिक होती है, मैक्सिमम होती है। उस रीजन वाली वेव्स को, उस रीजन वाली, उस क्षेत्र वाली तरंगों को क्या कहा गया? रेडियो तरंगे कहा गया। उसको रेडियो तरंगों के नाम से पुकारा गया। इट इज कॉल्ड रेडियो वेव्स। बच्चों बात समझ में आई आपको? तो मैं क्या कर रहा हूं? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ लेके चल रहे हैं। और जबकि आपको पता है कि जब लैम्डा की वैल्यू हाई होती है तो उसकी एनर्जी की वैल्यू लो होती है। ये बात मैं बता चुका हूं आपको। एनर्जी इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा होता है, यानी लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी वित्त कर्मानुपाती होती है वैल्यू। आपको ध्यान होता हो तो लैम्डा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। और आपको ये बात पता है कि लैम्डा की वैल्यू जब हाई होती है तो एनर्जी की वैल्यू लो होती है। बात को समझे बच्चों? लेकिन अगर मैं बात करूं न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन लैम्डा। मैं बात करता हूं न्यू का मतलब, इसका मतलब क्या है? न्यू बार मतलब वेव नंबर। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि वेव नंबर अगर लैम्डा की वैल्यू हाई है, लैम्डा की वैल्यू हाई है यानी तरंग लंबाई अत्यधिक है, यानी वेवलेंथ की वैल्यू मैक्सिमम है, तो उसका तरंग नंबर की वैल्यू क्या होगी? उसकी वेव नंबर की वैल्यू हाई होगी या मिनिमम होगी? बताओ फटाफट चैट सेक्शन में बताओ कि उसकी वैल्यू हाई होगी या मिनिमम होगी। जल्दी बताओ, कम होगी या ज्यादा होगी? मैं बात पूछ रहा हूं, यदि लैम्डा की वैल्यू हाई है तो वेव नंबर की वैल्यू क्या होगी? हाई होगी या लो होगी? मुझे चैट सेक्शन में बताओ। अगर मैं बात करूं सर वेव नंबर क्या होता है? न्यू बार का मतलब क्या होता है? 1 सेंटीमीटर में तरंग दैर्ध्य वाली तरंगों के गुजरने की संख्या, उसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य वाली। कितनी? 1 सेंटीमीटर में। अगर तरंग की लंबाई ज्यादा है तो तरंग कितनी? तरंग दैर्ध्य वाली तरंगें गुजरेंगी, कम गुजरेंगी क्योंकि तरंग लंबाई बढ़ गई। इसका मतलब न्यू बार का वैल्यू भी डाउन आ जाएगी अगर लैम्डा की वैल्यू हाई है। अगर लैम्डा की वैल्यू हाई है तो एनर्जी की वैल्यू भी डाउन आ जाएगी। अगर लैम्डा की वैल्यू हाई है तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी डाउन हो जाएगी, न्यू की वैल्यू भी डाउन हो जाएगी। ये बात करते हैं। तो यहां से स्पेक्ट्रोस्कोपी के डिफरेंट रेडिएशंस के रीजंस की शुरुआत होती है, जहां से सबसे पहला आता है रेडियो वेव्स। लेकिन यहां पर एनर्जी क्या होती है? सबसे लोएस्ट। लैम्डा की वैल्यू क्या होती है? सबसे हाई। और न्यू की वैल्यू क्या होती है? लोअर। एंड न्यू बार की वैल्यू भी क्या होती है? लोअर, सबसे कम। तो यहां से शुरुआत, इसको बोलते हैं रेडियो वेव्स, जिसकी एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? 10 टू द पावर -29 जूल, 9 × 10 टू द पावर
29 यहां इसको बोलते हैं रेडियो वेव। इट इज कॉल्ड रेडियो। जब हाई वेवलेंथ से हमने लो वेवलेंथ की तरफ ट्रांसफर, हम हाई वेवलेंथ की बात कर रहे हैं जहां पर एनर्जी क्या होती है, काफी लो हो जाती है, तो वेरी लार्ज वेवलेंथ 2 किलोमीटर टू 30 सेंटीमीटर, 2 किलोमीटर टू 30 सेंटीमीटर, इसकी एनर्जी वेरी लो, एनर्जी वेरी लो। और इसका यूज कहां करते हैं, यूज्ड इन सैटेलाइट ट्रांसमिशन। इन वेव्स का यूज करते हैं सैटेलाइट ट्रांसमिशन, टीवी के अंदर, टेलीविजन के अंदर, रेडियो के अंदर एंड मोबाइल्स के अंदर एंड फोन कम्युनिकेशंस के अंदर इन वेव्स का यूज किया जाता है। इसकी रेंज 2 किलोमीटर टू 30 सेंटीमीटर की, लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, 2 किलोमीटर टू 30 सेंटीमीटर होती है। इट इज वेव, इन वेव्स को क्या कहते हैं, रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगों के नाम से जाना जाता है। इट इज कॉल्ड रेडियो वेव्स। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, साथ साथ नोट्स बनाते जाओ प्रॉपरली। हिंदी में जिसको दिक्कत लगे वो मुझे बताएगा, मैं इसको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके दूंगा। आज मैंने हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेट नहीं किया, आपको हिंदी में बता दूंगा मैं, है ना। अगर अब आगे चलते हैं, मूव ऑन करते हैं आगे फटाफट। मैंने क्या किया, आगे मूव ऑन किया। 30 सेंटीमीटर टू 0.02 सेंटीमीटर तक रेंज वाली a little higher energy available with microwave. It range for 10 to the power minus 25 joule to 10 to the power minus 22 joule या 21 joule तक, and wavelength की वैल्यू 32.03 सेंटीमीटर। The little higher energy when interact, अब देखो ये इसकी एनर्जी क्या होगी, थोड़ी सी बढ़ गई, थोड़ी सी ऊर्जा, जैसे जैसे मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं एनर्जी क्या हो रही, थोड़ी बहुत बढ़ती जा रही, धीरे धीरे थोड़ी बहुत एनर्जी बढ़ गई। लैम्डा की वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रही, कम हो रही है ना। लैम्डा की वैल्यू क्या हो रही, धीरे धीरे कम हो रही है। न्यू की वैल्यू क्या हो रही, धीरे धीरे बढ़ रही है ना, स्लोली। और न्यू बार की वैल्यू भी धीरे धीरे क्या हो रही, बढ़ रही है। इस तरीके से हम आगे क्या करते हैं, इस तरीके से आगे हम मूव ऑन करते हैं। तो ए लिटिल हायर एनर्जी व्हेन इंटरेक्ट विद पोलर मॉलिक्यूल इट इंपोज वाइब्रेशंस इन द मॉलिक्यूल due to high vibration molecule like water heating up and therefore microwave radiations used for heat or cooking procedure। बच्चों बात समझ जो मैंने बोली अभी, मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि वाइब्रेशन जो होते हैं ना, ये जो वाइब्रेशन जो मॉलिक्यूल होता है, ये जो माइक्रोवेव्स होती है, ये माइक्रोवेव्स को जब किसी मॉलिक्यूल्स पे पुटअप किया जाता है, मान लो ये मॉलिक्यूल है, ये अणु है, ये माइक्रोवेव का मतलब होता है सूक्ष्म तरंगों को जब इन अणुओं पर डाला जाता है, इंसिडेंट किया जाता है, आपतित किया जाता है, तो इस मॉलिक्यूल्स के अंदर, इन अणु के अंदर क्या होना शुरू हो जाता है, वाइब्रेशन होना शुरू हो जाता है। वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है, यानी वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है, यानी क्या होता है शुरू, इसको कंपन होना शुरू हो जाता है। और इस वाइब्रेशंस के कारण ये मॉलिक्यूल हीटिंग अप होना शुरू हो जाते हैं, इसमें हीट आनी शुरू हो जाती है, हीटिंग अप शुरू हो जाता है। ड्यू टू हीटिंग अप देयरफॉर माइक्रोवेव रेडिएशंस, ड्यू टू हीटिंग अप क्या होता है कि इसकी मॉलिक्यूल धीरे धीरे इसकी एनर्जी इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, और इंक्रीज होने के कारण इसकी हीट की वैल्यू भी बढ़ जाती है, उष्मा का मान भी बढ़ जाता है, इसीलिए इसको माइक्रोवेव बोला जाता है। और माइक्रोवेव का यूज भोजन पकाने में, फूड कुकिंग में यूज किया जाता है। बच्चों बात समझ नहीं आपको, तो इसकी रेंज क्या होती है, 30 सेंटीमीटर टू 0.02 सेंटीमीटर एंड एनर्जी 6 into 10 to the power minus 25 जूल एंड 9.39 10 to the power minus 22 जूल तक होती है। चलते हैं आगे बच्चों, आगे आते हैं, आगे मूव ऑन करते हैं। आगे जो आती है रेंज वो आती है 0.02 सेंटीमीटर टू 15 माइक्रोन मिलीमीटर, है ना, माइक्रोन मीटर की बात करते हैं, माइक्रोमीटर की बात करते हैं। अगर इसकी बात करें तो इसको बोला जाता है जिसकी एनर्जी की वैल्यू 10 to the power minus 22 जूल टू 10 to the power minus 20 जूल तक इसकी रेंज होती है। इसको बोला जाता है फार इंफ्रारेड। इसको फार इंफ्रारेड क्यों बोलते हैं, इसको फार इंफ्रारेड क्यों बोलते हैं बच्चों, क्योंकि इसकी वैल्यू फार इंफ्रारेड इसलिए बोलते हैं क्योंकि फार होती है किससे, रेड से, यानी रेड जो होती है आपकी, जो IR जो होता है, IR से इसकी थोड़ी दूर होती है, इसलिए इसको फार इंफ्रारेड, इट इज नेम्ड एज फार इंफ्रारेड रीजन फॉर फ्रॉम विजिबल रीजन, क्योंकि ये विजिबल रीजन से, विजिबल का मतलब क्या होता है, विबग्योर, है ना, ये विबग्योर से यानी विजिबल रीजन से फार होती है, मतलब दूर होती है,
है ना, दूर होती है, इसलिए बोलते हैं फार फ्रॉम विजिबल रीजन, यानी आर मतलब होता है रेड रीजन से, ये रेड वाले एरिया से क्या होती है, फार होती है, इसलिए इसका नाम रखा गया फार इंफ्रारेड वेव्स, जिसकी वैल्यू ये होती है और ये ट्रांजिशन होता है। चलते हैं बच्चों आगे आती है एक्चुअल इंफ्रारेड वेव्स। इसका नाम इंफ्रारेड वेव कैसे पड़ा, मैंने बताया आपको, विबग्योर के अंदर जो विजिबल रीजन होता है आर के कारण, इंफ्रा मतलब आर से जस्ट पहले, इंफ्रारेड वेव जिसकी क्या होती है 15 माइक्रोमीटर से लेकर के 2.5 माइक्रोमीटर तक रेंज होती है। दिस रेडिएशन हैवी इनफ एनर्जी टू ब्रिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन मॉलिक्यूल, दैट्स व्हाई इट इज रेंज यूज्ड टू IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, इनके जो रेडिएशंस होते हैं, इसके अंदर इतनी ऊर्जा होती है कि किसी भी मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करवाने की इनके अंदर क्षमता होती है, इलेक्ट्रॉन के संक्रमण कराने की इनके अंदर क्षमता होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन का संक्रमण करवाने की क्षमता होती है। तो इसकी रेंज क्या होती है 15 माइक्रोमीटर से लेकर के 2.5 माइक्रोमीटर तक, और ये इंफ्रारेड रीजन का पार्ट होता है। इट इज पार्ट ऑफ इंफ्रारेड रीजन, इसलिए इसको इंफ्रारेड वेव्स बोला जाता है। रेड मतलब होता है रेड से जस्ट आगे, इंफ्रारेड वेव्स बोला गया, जिसकी रेंज क्या होती है 15 माइक्रोमीटर से लेकर के 2.5 माइक्रोमीटर, और इसकी इतनी ज्यादा पावर होती है, इसके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का आराम से संक्रमण करवा सकती है लोअर टू हायर रेंज तक। तो इसलिए इसका IR इंफ्रारेड वेव्स का IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज किया था। इसका नाम ही IR क्यों पड़ा स्पेक्ट्रोस्कोपी का, इसलिए पड़ा। चलते हैं आगे, 2.5 माइक्रोमीटर से 800 नैनोमीटर वाली रेंज को नियर इंफ्रारेड वेव्स कहा जाता है, क्योंकि ये नियर इंफ्रारेड मतलब क्योंकि ये अब बिल्कुल विजिबल रीजन के बिल्कुल पास होती है, विजिबल वेव्स के। ये देखो यहां से आर शुरू हो गया, ये देखो शुरू होता है विबग्योर, VIBGOYOR, ये देखो विबग्योर, ऐसे चलता है विबग्योर, और ये सबसे आर के सबसे पास में है, तो इसको बोलते हैं नियर इंफ्रारेड वेव्स, जिसकी रेंज क्या होती है, जिसकी एनर्जी को 10 टू द पावर -20 जूल टू 10 टू द पावर 19 जूल। धीरे धीरे एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इट इज अ पार्ट ऑफ इंफ्रारेड रीजन नियर टू विजिबल रीजन, इट इज कॉल्ड नियर इंफ्रारेड रीजन। समझे बात को, यह लाल अवरक्त क्षेत्र का भाग है जो कि दृश्य प्रकाश के बिल्कुल समीप होता है, इसलिए इसे समीप लाल अवरक्त कहा जाता है ना, इंफ्रारेड वेव्स कहा जाता है इसको, है ना, ये बोलते हैं उसको लाल अवरक्त विकिरणें। और इसकी जो रेंज होती है 2.5 माइक्रोमीटर टू 800 नैनोमीटर तक। द कंप्लीट इंफ्रारेड रीजन यूज इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, पूरा का पूरा जो IR रीजन है, पूरा का चाहे नियर वाला है, चाहे इंफ्रारेड वाला है, चाहे फार इंफ्रारेड वाला है ना, ये चाहे दूर वाला, चाहे पास वाला, चाहे ये वाला मिडल वाला, तीनों का यूज IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में किया जाता है। अब नेक्स्ट रेंज जो स्टार्ट होती है वो 800 नैनोमीटर टू होती है 400 नैनोमीटर, एंड 400 नैनोमीटर टू 200 नैनोमीटर। सबसे पहले आती है बात विजिबल वेव्स की, हम बात कर रहे हैं विजिबल वेव्स की। 800 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर इज नोन एज विजिबल रीजन। 800 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर वाला एरिया, 400 नैनोमीटर वाला एरिया जो कहलाता है उसको दृश्य प्रकाश के नाम से जाना जाता है। बिकॉज दिस रीजन इज विजिबल टू आई, इस रीजन में आप सारे रंगों को, सारे कलर्स को अपनी नेक्ड आई से देख सकते हो, नगन आंखों के द्वारा देखा जा सकता है। दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ 7 कलर विद डिफरेंट वेवलेंथ, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन एंड ब्लू एंड इंडिगो एंड वॉयलेट। यानी मैं बात करूं लाल, संतरी और पीला और हरा और नीला और इंडिगो एंड बैंगनी रंग हमें दिखाई देते हैं इसकी रेंज के अंदर। बियॉन्ड 400 नैनोमीटर टू वॉयलेट रीजन एक्सटेंड विच इज कॉल्ड अल्ट्रा वॉयलेट रेंज। इसको बोलते हैं, वॉयलेट के बाद आ रहा है तो इसको बोलते हैं बियॉन्ड वॉयलेट, यानी उसके बाद आ रहा है किसके, बैंगनी कलर के बाद आता है, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अल्ट्रा वॉयलेट वेव्स के नाम से जाना जाता है, यूवी वेव्स के नाम से जाना जाता है ना। इसको परा बैंगनी, बैंगनी से परे,
पराबैंगनी विकिरणों के नाम से जाना जाता है। इसकी रेंज क्या होती है ना, बियॉन्ड 400 नैनोमीटर वॉयलेट रीजन एक्सटेंड विच इज कॉल्ड अल्ट्रा वॉयलेट रेंज विच इज लिटिल हायर एनर्जी एंड इट इज नॉट गुड टू फॉर आईज। ये थोड़ी सी एनर्जी इसकी क्या ज्यादा होती है और इट इज नॉट गुड फॉर आईज, ये अपनी आईज के लिए क्या अच्छी नहीं होती हैं। ये वेव्स अपने को क्या हो जाता है, कैटरेक्ट हो जाता है, अपने को सफेद मोतिया हो जाता है अगर ये आंखों में यूवी वेव्स पड़ जाएं, और अपनी स्किन के लिए भी हार्मफुल होती है। इट इज हार्मफुल फॉर स्किन, और इसके कारण स्किन कैंसर हो जाता है। देयरफॉर डॉक्टर सजेस्ट नॉट टू गो आउट इन स्ट्रॉन्ग सन। तभी डॉक्टर सजेशन देते हैं कि आपको स्ट्रॉन्ग सन का मतलब होता है आपको 12 बजे से 2 बजे के बीच में धूप में नहीं निकलना चाहिए, तब यूवी रेज बहुत ज्यादा निकल रही होती हैं। आपको अगर निकलना भी है तो अपने आप को बॉडी को पूरा ढक करके निकलो ताकि आपको यूवी रेज हार्मफुल इफेक्ट ना पहुंचाए। ओके, तो इट इज ऑल्सो कंटेन यूवी लाइट, जितना भी होता है ना ये वाला, ये सारे यूवी कंटेन लाइट रखते हैं, समझे बात को। तो ये यूवी लाइट का मतलब है। यूवी रेडिएशन की आगे अगर अपने मूव करें तो आगे कौन सी आती है, फार यूवी रेज, यूवी रेज से दूर पराबैंगनी किरणें, जिसकी रेंज क्या 200 नैनोमीटर टू 15 नैनोमीटर। इट इज बिकॉज इट इज फार फ्रॉम विजिबल रीजन दिस रेंज हैविंग वेरी हाई एनर्जी विच कैन कन्वर्ट O2 into O3। इसकी जो एनर्जी होती है ना वो काफी ज्यादा होती है, इसकी जो ऊर्जा की मात्रा होती है वो ज्यादा। हमें पता है कि हम लेफ्ट में जा रहे हैं तो ऊर्जा की मात्रा तो बढ़ ही रही है, एनर्जी की वैल्यू तो इंक्रीज हो ही रही है। एक बात और बता दूं तुम्हें मैं, इसका काम क्या होता है, ये ना यूवी रेज जो होती हैं ये स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर, समताप मंडल के अंदर, ये ऑक्सीजन गैस को O3 के अंदर कन्वर्ट करती है। किसके अंदर कन्वर्ट करती है, O3 के अंदर, यानी ऑक्सीजन गैस कन्वर्जन ऑफ O2 इन O3 द रिएक्शन हैपनिंग इन स्ट्रेटोस्फीयर। ये रिएक्शन जो होती है, ये जो रासायनिक अभिक्रिया जो होती है ये कहां होती है बच्चों, समताप मंडल के अंदर होती है, और ये O2 को ओजोन गैस में बदल देती है। ठीक है, अगर इसे आगे की तरफ मूव करें तो सबसे हायर रेंज वाली कौन सी आती है, एक्सरेज, जिसकी वैल्यू कहते हैं 15 नैनोमीटर। ये वैल्यू याद रखना बच्चों, 15 नैनोमीटर टू 0.01 नैनोमीटर। सबसे लोअर लैम्डा, सबसे कम लैम्डा वाली, इसकी वैल्यू सबसे कम होती है, इसकी तरंग लंबाई सबसे कम होती है, लेकिन इसकी एनर्जी सबसे हाई होती है, द हायर एनर्जी वाली 10 to the power -7 जूल। एक्सरे स्टार्स दीज रेज हैव हायर एनर्जी। इस तरंगों के बीच में अत्यधिक ऊर्जा पाई जाती है। जब इसको ह्यूमन बॉडी के अंदर से गुजारा जाता है, जब पास थ्रू किया जाता है, जब मानव के शरीर के अंदर गुजारा जाता है, तो एक एक चीज को, ये बोन्स को क्लैरिफाई कर देती है। मेनली ऑब्जेक्ट देयरफॉर यूज्ड इन एक्सरे इमेजिंग। अगर आपको इमेजिंग करनी है, एक्सरे इमेजिंग करनी है, या आपको स्कैनर करना है, सिक्योरिटी स्कैनर करना है, तो इसका काम आता है। मतलब ये बॉडी को स्कैन करने में काम आती है, शरीर को स्कैनिंग करने में काम आती है ना। हड्डियों के बारे में जानकारी देती है कि इसमें हड्डियों में क्या क्या बीमारी आ रही है, हमारे जो एक्सरे करवाते हैं उसमें क्या आ रही है। उसके बाद सबसे लोएस्ट लैम्डा वाली वैल्यू, सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाली गामा रेज आती हैं, जो कि हाईएस्ट एनर्जी की होती हैं, सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी की होती हैं। इसकी सबसे ज्यादा अत्यधिक ऊर्जा वाली, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर बोला जाए ना कि ऐसी कौन सा रेडिएशन है जिसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है, जिसकी एनर्जी सबसे अधिक होती है, तो गामा रेज। इट इज फटाल फॉर बॉडी, इट इज फटाल फॉर एनीथिंग अबाउट। ये ना फटाल होती है, ये फटाल नेचर की होती है, इसको फटाल रेज भी कहा जाता है, मतलब इसको घातक तरंगे भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर की सेल को, कोशिकाओं को अस्त व्यस्त कर देती है, रप्चर कर देती है, उसको नुकसान पहुंचाती है। बिकॉज दिस हायर एनर्जी रेडिएशन कैन रप्चर द बॉडी, पूरी बॉडी सेल्स को रप्चर यानी रफ करने का काम करती है। कोज डेथ ऑफ सेल, इससे कोशिकाओं की मृत्यु भी हो जाती है, और ये काफी घातक होती है गामा रेज हमारे शरीर के लिए, और एनी अदर एनिमल्स, एनी अदर बर्ड्स, एनीवन, जो भी जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जानवर हैं, उनको नुकसान पहुंच जाती है, तो इसका इफेक्ट पड़ता है। ये सारे हमने क्या स्टडी की, डिफरेंट रीजन्स की, रेडिएशंस की हमने स्टडी की है, देखो है ना, ये डिफरेंट हमने क्या किया, रेडिएशंस की स्टडी की। बच्चों समझ में आया सारी बातें, ये आपको एग्जाम में बना करके आना है। अब मैं आपको इसकी पूरी वीडियो की समरी बताता हूं मैं, है ना, पूरी सबसे मेन काम की ये बात है जो आपको बताने वाला हूं अब मैं। देखो बच्चों, आपको क्या हुआ कि आप मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। धीरे धीरे क्या हो रहा है, लैम्डा की वैल्यू में डाउनफॉल आ रहा है,
यानी लैम्डा मतलब तरंग लंबाई में धीरे धीरे कमी आ रही है, कमी आ रही है, कमी आ रही है, तरंग लंबाई छोटी होती जा रही है, वेवलेंथ जो है वो शॉर्टर होती जा रही है, शॉर्टर होती जा रही है। लेकिन जब मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो एनर्जी काफी लो है ना, एनर्जी काफी लो, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू काफी हाई है, क्योंकि तरंग लंबाई की वैल्यू काफी हाई। तो तरंग लंबाई की वैल्यू जब हाई होती है तो उसकी एनर्जी लो होती है, उसकी न्यू बार मतलब तरंग संख्या की वैल्यू वेव नंबर की लो होती है, एंड न्यू की वैल्यू यानी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति की वैल्यू बहुत कम होती है। जैसे जैसे हमने लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एक तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट पे लैम्डा की वैल्यू हाई एंड एंडिंग पॉइंट पे लैम्डा की वैल्यू वेरी लोएस्ट होती है, लेकिन एनर्जी काफी हाई होती है एंड न्यू बार की वैल्यू काफी हाई होती है एंड न्यू की वैल्यू काफी हाई होती है। ओके, तो सबसे पहले जो बोला गया 3 × 10⁻⁶ माइनस 3 × 10⁻⁰ हर्ट्ज की वैल्यू जिसमें मिलती है अपने को, जो फ्रीक्वेंसी मिलती है उन वेव्स को बोला गया रेडियो वेव्स। अब ये रेडियो वेव्स का मतलब क्या होता है? जब ये रेडियो वेव्स, आपको पता है कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है ना, मैंने बताया था आपको, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है वो इंटरेक्ट करता है, किसके साथ इंटरेक्ट करता है? मैटर के साथ। किसके साथ करता है? मैटर के साथ। और मैटर में कोई ना कोई चेंज लेकर के आता है और जिसके कारण हमें उसकी स्ट्रक्चर को इल्यूसिडेट करने के, उसकी संरचना को समझाने में हमें सहायता मिलती है। अगर मान लो मैं क्या करता हूं कि एक इस रेंज वाली 3 × 10⁻⁶ माइनस 3 × 10⁻10 हर्ट्ज वाली रेंज यहां डालता हूं, तो उसमें चेंज क्या आएगा? उसमें उसके न्यूक्लियस में अगर चेंज आता है, उसके न्यूक्लियस के स्पिन एंड इलेक्ट्रॉन के स्पिन, मतलब स्पिन का मतलब क्या है? स्पिन मोशन, मतलब आपको पता है न्यूक्लियस भी घूमता है। आपने हमेशा सुना हो कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन मतलब इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर घूमना, इलेक्ट्रॉन का अपने अक्ष पर घूमना, रोटेट ऑन द एक्सिस, उसको बोलते हैं अपने स्पिन मोशन, है ना। लेकिन आपको पता है प्रोटॉन भी अपने एक्सिस के अराउंड घूमता है, उसको बोलते हैं स्पिन मोशन ऑफ प्रोटॉन, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन दोनों के मोशंस पे ये वाली जो रेंज है ये फर्क डालती है, चेंज डालती है, इंटरेक्शन करती है, जिसके कारण इसके मोशन में चेंज आ जाता है। अगर इसके मोशन में चेंज आता है तो उसको रेडियो वेव्स बोला जाता है। ये रेडियो वेव्स यहां इफेक्ट डालती हैं, समझाई? तो रेडियो वेव्स जहां पर न्यूक्लियर और स्पिन मोशन को इन्वॉल्व करती है, इलेक्ट्रॉन पर इफेक्ट डालती है, इसलिए इसका नाम रखा गया न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी या इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो इलेक्ट्रॉन के स्पिन और न्यूक्लियस के स्पिन में, यानी न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन के स्पिन में चेंज लेकर के आती है, उसको बोलते हैं रेडियो वेव्स। अगर रेडियो वेव्स से आगे की तरफ मूव करें, हम मूव ऑन रेडियो वेव्स, आपको पता है कि हम आगे मूव कर रहे हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे ही मैं मूव करता हूं तो 3 × 10⁻10 माइनस 3 × 10⁻12 हर्ट्ज मॉलिक्यूल वाली वेव्स ये क्या करती है? किसी भी न्यूक्लियस, मान लो कोई ना कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो किसी ना किसी मॉलिक्यूल जो कि रोटेट कर रहा है, एक मॉलिक्यूल है A एंड B, इसके बीच में बॉन्ड बना हुआ है। अगर मान लो ये मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है, मैंने इस पे क्या डाल दी? ये माइक्रोवेव्स डाल दी, उसके इन दोनों के दोनों ये मॉलिक्यूल हैं, ये रोटेशन करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने। अब रोटेशन करना स्टार्ट कर दिया, ड्यू टू रोटेशन इनके डाइपोल मोमेंट में भी चेंज आ जाएगा। और डाइपोल मोमेंट में चेंज आ गया तो इसका मतलब आप माइक्रोवेव्स के रेडिएशंस को ये एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी सूक्ष्म तरंगों के विकिरणों को ये क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। मैं सिंपल सी बात बताता हूं आपको कि A और B मॉलिक्यूल है, ये रोटेट कर रहा है, कुछ तो इसकी एनर्जी होगी ना। अगर इसकी एनर्जी में A और B मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है, कुछ ना कुछ तो इसकी एनर्जी होगी ना, E फॉर एनर्जी। अगर इसकी एनर्जी में चेंज करना है तो मुझे इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को इंसिडेंट करना पड़ेगा, तो चुंबकीय तरंगों को आपतित करना पड़ेगा। अगर जो रेडिएशन रोटेशन मोशन की एनर्जी में चेंज कर दे, इफ विच रेडिएशन चेंज इन रोटेशन मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल AB, अगर ए बी के घूर्णन गति में परिवर्तन ला दे, ऐसी विकिरणों की परास या ऐसी विकिरणें, तो उस एनर्जी में चेंज ला दे। लेकिन शर्त क्या होनी चाहिए? वो मॉलिक्यूल ध्रुवीय प्रकृति का होना चाहिए, पोलार नेचर का होना चाहिए। पोलार नेचर का होगा तभी उसमें चेंज आएगा, नहीं तो चेंज नहीं आएगा। पोलार मॉलिक्यूल होना चाहिए और रोटेशन मोशन की वजह से उसमें डाइपोल मोमेंट में भी चेंज आना चाहिए। समझ आई बच्चों बात? उसके घूर्णन गति के कारण उसके द्विध्रुव आघूर्ण में भी परिवर्तन आना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, अगर ये मॉलिक्यूल ध्रुवीय है तो इसके अंदर क्या होगा? डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होगा इसका। समझ आई बात बच्चों बात?
इसका कोई ना कोई द्विध्रुव आघूर्ण हो गया होगा। अगर मैं इसमें कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डालता हूं, इसमें क्या होता है, इसमें रोटेशन होना स्टार्ट होता है। ड्यू टू रोटेशन होने के कारण इसके डाइपोल मोमेंट में परिवर्तन आ जाता है। यदि इसके द्विध्रुव आघूर्ण में कोई ना कोई परिवर्तन आ जाता है, इट मीन्स ये माइक्रोवेव्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तभी ये माइक्रोवेव्स के साथ, सूक्ष्म तरंगों के साथ ये क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, इंटरेक्ट करेगा। डाइपोल चेंज होना चाहिए, मेरी शर्त क्या है, डाइपोल चेंज होना चाहिए। तो चलिए बात की गया, कंडीशन क्या है, मॉलिक्यूल अणु ध्रुवीय पोलार नेचर का होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात उसके अंदर रोटेशन यानी घूर्णन होना चाहिए। डाइपोल मोमेंट में जिससे घूर्णन करने से डाइपोल मोमेंट में भी चेंज आएगा, द्विध्रुव आघूर्ण में चेंज आएगा, और जिसके कारण ये माइक्रोवेव्स के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर देगा, और यहीं से ही रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की शुरुआत होगी। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा आगे मूव करते हैं। आईआर की रेंज क्या होती है, 10 टू द पावर 12, 10 टू द पावर 14। ये रेंज जब किसी मॉलिक्यूल पे डालते हैं, जब किसी मॉलिक्यूल पे इंसिडेंट करते हैं, तो उससे क्या होता है, ये रेंज जब किसी मॉलिक्यूल पे इंसिडेंट करते हैं, मान लो मैं क्या करता हूं कि 10 टू द पावर 12 एंड 10 टू द पावर 14 वाली रेंज को इंसिडेंट कर रहा हूं, उसके कारण क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल वाइब्रेशन करना शुरू कर गया, वाइब्रेशन जनरेट हो गया उसके अंदर। और वो मॉलिक्यूल कैसा था, ध्रुवीय मॉलिक्यूल था, ध्रुवीय अणु था, यानी उसका कुछ ना कुछ डाइपोल था, है ना, यानी वो पोलार नेचर का था। कोई पोलार नेचर का कोई मॉलिक्यूल है, कोई ध्रुवीय प्रकृति का कोई अणु है, उसके अंदर मैंने क्या किया, इतनी रेंज वाली, इतनी परास वाली मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को आपतित कर दिया। आपतित करने से क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल कांपने लग गया, ये मॉलिक्यूल वाइब्रेशन करना शुरू कर दिया, वाइब्रेशन इसने वाइब्रेशन शुरू कर दिया, और वाइब्रेशन के कारण इसके डाइपोल मोमेंट में भी चेंज आ गया, इसके द्विध्रुव आघूर्ण में भी चेंज आ गया। अगर चेंज आता है, इसका मतलब ये आईआर को साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इंफ्रारेड रेज के साथ, लाल अवरक्त विकिरणों के साथ ये क्या कर रहा है, अन्योन्य प्रक्रियाएं कर रहा है, तो उसको बोलते हैं। तो यहां से वाइब्रेशनल मोशन चेंज का जन्म हुआ, यहां से वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का जन्म हुआ। समझे बात को, अगर ये इस रेंज को गेन करता है। पहली बात तो शर्त क्या है, मॉलिक्यूलर पोलर होना चाहिए। आईआर की बात कर रहा हूं, अगर मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, ध्रुवीय प्रकृति का है, तो ये क्या करता है, इस रेंज वाली लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। उससे क्या हुआ, इसके अंदर वाइब्रेशन शुरू हो गए, और वाइब्रेशन के कारण क्या हुआ, इसका डाइपोल मोमेंट चेंज हो गया, द्विध्रुव आघूर्ण में परिवर्तन आ गया। अगर परिवर्तन आता है, इसका मतलब इसने आईआर को एब्जॉर्ब किया है, अवशोषित किया है, जिसके कारण वाइब्रेशनल चेंजेस आ रहे हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी में परिवर्तन आ रहा है, और इसको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा गया। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी का अलग नाम है। आगे आता है विजिबल रीजन की बात करें तो मैं अल्ट्रावायलेट को, विजिबल को साथ लेके चलूंगा, यानी दृश्य प्रकाश को और पराबैंगनी विकिरणों को साथ लेके चलूंगा। 10 टू द पावर 14 मैं बात कर रहा हूं किसकी, फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में, न्यू की टर्म्स में ले रहा हूं मैं। 10 टू द पावर 14 माइनस 10 टू द पावर 16 हर्ट्ज टू 10 टू द पावर 16 हर्ट्ज की वैल्यू जो होती है वो विजिबल और अल्ट्रावायलेट की रीजन की होती है। और इसका काम क्या होता है बताता हूं बच्चों आपको, सिंपल सी बात है, पूरा लेक्चर खत्म होने में समझ में आएगा आपको। कोई भी मॉलिक्यूल है, उसके जो अंदर जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान लो एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के सेंटर में न्यूक्लियस है, और इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एक होता है। जब मैं इस पे यूवी रेडिएशंस डालता हूं या विजिबल रेडिएशंस डालता हूं, है ना, या तो दृश्य प्रकाश या पराबैंगनी विकिरण डालता हूं, तो इसके अगर इलेक्ट्रॉन में चेंज आता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन, जो संयोजी कोश में पड़ा है, जो बाह्यतम कोश में पड़ा है, जो आउटर मोस्ट सेल में पड़ा है, अगर इस इलेक्ट्रॉन में परिवर्तन आता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो ये यूवी लाइट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, विजिबल लाइट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। मतलब इसका काम क्या है, यूवी और विजिबल का, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन चेंज इन वैलेंस शेल। ये इलेक्ट्रॉन चेंज इन वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की स्टडी करती है। अगर उसमें चेंज आ रहा है तो उसको बताती है, सिर्फ ये बताएगी ये। यूवी और विजिबल रेज, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक बात करें तो सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की स्टडी करती है, उसी के बारे में बताती है, एक फिक्स वैल्यू है उसकी। तो यूवी रेज से आगे जाएं तो आगे चलें तो 10 टू द पावर 16, 10 टू द पावर 18 हर्ट्ज तक आती है एक्सरेज आती हैं। अब एक्सरेज क्या होती हैं, काफी हाई एनर्जी वाली और लोअर वेवलेंथ वाली क्या होती है, वैल्यू होती है इसकी। आपको पता है इसकी जो तरंग दैर्ध्य का मान बहुत कम होता है, लेकिन इसकी ऊर्जा का मान बहुत अधिक होता है। जब आपको पता है कि मान लो मैं बनाता हूं सोडियम का, मैं बनाता हूं नियोन का बनाता हूं डायग्राम, नियोन की वैल्यू क्या होती है, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, उसके बाद उसमें कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8,
है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन आ गए इसके अंदर वैलेंस शेल में, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए इनर शेल में। अब इस एक्सरे काम क्या, एक्सरे की एनर्जी इतनी हायर होती है बच्चों, आपको पता है कि कभी भी बॉन्ड बनते हैं तो आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं, अंदर वाले भाग लेते हैं। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन हाईली स्टेबल होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं। अगर मैं तुमको सर बच्चों, बच्चे कहेंगे सर आपने नियोन को लिया, नियोन तो वैसे स्टेबल है, मैं तो सोडियम, एक और बनाता हूं मैं। सोडियम में कितने होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 11, है ना। तो मैं बात कर रहा हूं कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, ये दोनों के दोनों अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है, दोनों के दोनों। अब इसका आउटर मोस्ट क्या बन गया? ये बन गया, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पड़ा, ये वाला। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ना हाईली स्टेबल होते हैं, और ये क्योंकि इसका अष्टक पूरा है, यहां पर इसका डुप्लेट पूरा है, यहां पर इसका डुप्लेट पूरा है, यहां पर इसका अष्टक पूरा, ऑक्टेट कंप्लीट है। ये अपने साथ पंगे लेने देंगे नहीं। अगर पंगे लेने हैं तो आपको ज्यादा ऊर्जा चाहिए इसको इलेक्ट्रॉन को छेड़ने के लिए, निकालने के लिए बाहर। तो ज्यादा एनर्जी एक्सरे में होती है। तो एक्सरे का यूज, जब मैं यहां पर एक्सरे की लाइट को इंसिडेंट करता हूं, आपतित करता हूं, तो ये उसकी लाइट को क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन की स्टडी कर सकते हैं। इस इलेक्ट्रॉन में चेंज आएगा ड्यू टू एक्सरे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन चेंज इन इनर इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम मॉलिक्यूल, जब कोई परमाणु के अंदर वाले इलेक्ट्रॉन में परिवर्तन आ जाए, इसका मतलब वो एक्सरे लाइट के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, अन्योन्य क्रियाएं कर रहा है, जहां पर हम अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की स्टडी कर सकते हैं। और अगर आप अंदर वाले इलेक्ट्रॉन की स्टडी कर सकते हो तो आप बता सकते हो कि ये एलिमेंट कौन सा है, ये तत्व कौन सा है। हमें जब पता लग गया कि अंदर इसके इतने इलेक्ट्रॉन है और बाहर इसके इतने इलेक्ट्रॉन है, मैं बताता हूं कि मैंने इस पे एक्सरे डाली, मुझे पता लगा कि अंदर तो 10 अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन है। जब मैंने इस पे यूवी और विजिबल डाली तो मुझे पता लगा इसमें अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोश में। तो 10 और 1 कितना होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन। ऐसी कौन सा आइटम है जिसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर सोडियम। तो हमने स्ट्रक्चर इलिसिडेशन का काम किया, संरचना को स्पष्ट करने का काम किया, हमने तत्व की खोज करने की काम की। ये हेल्प करती है एक्सरे। समझाइए बच्चों बात? ये हमारा, इसको बोलते हैं एक्सरे बोला गया, इसको बोला गया ये वाले। अगर हम एक्सरे से आगे जाएं 10 टू द पावर 18 टू 10 टू द पावर 20 हर्ट्ज, जहां पर न्यू की वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगी, लैम्डा की वैल्यू सबसे लो होगी, और न्यू की वैल्यू सबसे ज्यादा हायर होगी, और एनर्जी की वैल्यू भी सबसे ज्यादा होती है। गामा रेज सबसे ज्यादा एनर्जी वाली होती है। अब इसका काम क्या होता है? इसका काम बताता हूं तुम्हें, काम क्या होता है बच्चों। आपको मैंने बताया था कि ये कोई भी एटम है उसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। N फॉर न्यूक्लियस, P फॉर प्रोटॉन, N फॉर न्यूट्रॉन। पता है आपको? मैंने आपको बताया था कि अगर मैं इसके अंदर रेडियो वेव डालता हूं तो रेडियो वेव क्या करेगी? इस प्रोटॉन के स्पिन को बताएगी कि ये प्रोटॉन कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, और ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन को बताएगी। अगर मैं इस पे गामा रेज डालता हूं, गामा रेज को पुटअप करता हूं, इंसर्ट करता हूं, तो ये क्या करेगी? इस न्यूक्लियस चेंज ऑफ न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन, यानी न्यूक्लियस के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर देगी। मतलब रीअरेंजमेंट ऑफ न्यूक्लियर पार्टिकल्स। मतलब क्या है कि ये प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन के साथ छेड़छाड़ करती है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संरचना को बदल देती है। समझ आई बच्चों बात? इस गामा रेज के कारण स्पिन मोशन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इनर स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, नॉट ए स्पिन। ये क्या? गामा रेज क्या करेंगे? गामा रेज विल बी चेंज इन इनर स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस, नॉट ए स्पिन। ये स्पिन का काम नहीं करती, ये इनर स्ट्रक्चर को चेंज कर देती है, यानी प्रोटॉन की नंबर को बदल देती है, प्रोटॉन की शेप को बदल देती है, कुछ भी, एनीवन चेंज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब गामा रेज का काम होता है, जब गामा रेज को इन पे इंसिडेंट करवाया जाता है, आपतित करवाया जाता है गामा किरणों को, तो गामा किरणें प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की संरचना को बदल देती है, न्यूक्लियस की संरचना को बदल देती है ना। मतलब इसको तोड़ फोड़ देती है, प्रोटॉन को अलग कर दिया, न्यूट्रॉन को अलग कर दिया, ये काम करती है। ये काम कौन करती है? गामा रेज। जबकि हाई फ्रीक्वेंसी वाली, हाई एनर्जी वाली और हाई वेव नंबर, जिसकी उच्च ऊर्जा होती है, जिसकी उच्च तरंग संख्या होती है, जिसकी उच्च आवृत्ति होती है, लेकिन तरंग लंबाई की मान बहुत कम होता है। बच्चों ये लेक्चर कंप्लीट हुआ, मैंने अलग अलग आपको रीजन समझा दिए। जब भी एग्जाम में आएगा तो आपको कम से कम ये वाला डायग्राम तो ड्रॉ करके आना है। बच्चों मुझे बताओ चैट सेक्शन के अंदर आज की सारी बातें समझ में आई? अगर आप पूरा लेक्चर अटेंड करोगे तब आपको समझ में आएगा कि हम स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या पढ़ रहे हैं। ये देखो रेडियो वेव्स ने कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी को जन्म दिया? न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। मतलब इसमें फर्क क्या पड़ रहा है? रेडियो वेव से क्या फर्क पड़ रहा है? उसके न्यूक्लियस के प्रोटॉन में स्पिन में चेंज आ रहा है,
वो स्पिन कभी क्लॉकवाइज घूम रहा है, कभी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। और स्पिन घूमेगा, जब कोई स्पिन घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, है ना, उसका हम यूज करेंगे। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन स्पिन स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो न्यूक्लियस और स्पिन इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, तो इसका नाम पड़ गया एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज क्या है? स्ट्रक्चर को इल्यूसिडेट करने में, संरचना को स्पष्टीकरण करने में, संरचना की पहचान करने में, आइडेंटिफिकेशन करने में। माइक्रोवेव्स को डाला तो इसने रोटेशनल मोशन के अंदर, बच्चा आप, इसने रोटेशनल मोशन के अंदर चेंज ला दिया, उसके कारण डाइपोल मोमेंट चेंज हो गया। बच्चों बात समझ रहे हो कि अलग अलग रेंज वाले रेडिएशंस अलग अलग चेंज लेकर के आते हैं, डिफरेंट चेंजेस लेकर के आते हैं। ये हमने बात की। ये जो पेज है ना, इतना इंपॉर्टेंट है, इसको तो बच्चों ड्रॉ कर लेना आप, ये डिटो एग्जाम में आप बनाना, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बच्चों कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ सारी बातें समझ में आई आपको? 40 मिनट पूरे होने वाले हैं, क्लास के एंड करते हैं आपका। बच्चों सारी बात आपको समझ में आई? मैं क्लास के एंड करने जा रहा हूँ। कोई दिक्कत लगे, हिंदी मीडियम वालों को कोई दिक्कत लगे तो मुझे बताना, मैं आपको सारी बातें हिंदी में भी इलेबोरेट कर दूंगा और लिख करके दे दूंगा। ओके बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं।